हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर सीरीज ऑन ऑफिशियली फिजिक्स। आज हम डील करेंगे काइनेटिक एनर्जी और वर्क से। लास्ट कुछ लेक्चर में फोर्सेस और उनकी लॉज ऑफ मोशन, सूडो फोर्स, इन सारी चीज़ों के बारे में देखा। आज हम उसी कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए देखते हैं कि एनर्जी और वर्क क्या होते हैं। पहली बात, वर्क क्या होता है। अगर आप नॉर्मल डे टू डे लैंग्वेज में बात करो तो वर्क क्या होता है भाई, आप एक जगह आपने एक सामान उठाया, एक जगह से दूसरी जगह रखा, ठीक है, तो वो आपने कुछ काम करा, राइट। तो दैट इज़ वर्क डे टू डे लैंग्वेज में। आज हम देखेंगे फिजिक्स में वर्क क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, एनर्जी और काइनेटिक। काइनेटिक क्या होता है, अब आप काइनेमेटिक्स पढ़ चुके हो, मुझे काइनेटिक एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। काइनेटिक इज समथिंग रिलेटेड टू मोशन, ठीक है। अगर आपको एक्जैक्टली नहीं भी पता है तो आपको ये तो मालूम है कि इट इज समथिंग रिलेटेड टू मोशन, भाई मोशन से कुछ रिलेटेड है। व्हाट इज़ एनर्जी। एनर्जी क्या होती है। एनर्जी अगर आप वेग टर्म्स में डिफाइन करने की कोशिश करो, एक बच्चा है, सुबह उठता है, बहुत एनर्जेटिक रहता है, बहुत मस्ती करता है, खाना खाता है और मस्ती करता है, रात में मस्ती करके थक जाता है और सो जाता है, तो हम बोलते हैं उसकी एनर्जी डाउन हो गई, थक गया है, सो गया है। आप कोई काम करते हो, स्टार्टिंग में बहुत एनर्जेटिक रहते हो, काम करने के बाद थक जाते हो, आपकी एनर्जी लो हो जाती है, राइट। तो ये एनर्जी होता है। तो आपको भाई, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी आप ऐसा बोल सकते हो, कुछ मोशन से रिलेटेड कुछ एनर्जी होगी भाई, कुछ ये मूवमेंट से रिलेटेड कुछ एनर्जी होगी, राइट। इसलिए यहाँ पर जैसे एक कार है, कार अगर तेज़ चल रही है तो मतलब उसकी एनर्जी ज़्यादा है, कार अगर धीरे चल रही है मतलब उसकी एनर्जी कम है। तो आइए थोड़ा डिटेल में देखते हैं व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाट इज वर्क। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी एसोसिएटेड विद मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। भाई ऑब्जेक्ट के मोशन से जो एनर्जी एसोसिएटेड रहती है उसको आप बोलते हो काइनेटिक एनर्जी। ये बात तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का क्वांटिटेटिव वैल्यू क्या होगी। क्वांटिटेटिव मतलब उसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी होती को इज गिवन बाय हाफ एम बी स्क्वायर, जहाँ पर एम होता है मास ऑफ बॉडी, वी होता है वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है। अब जैसे कि ये गिवन है, कोई कार है, ठीक है, वो मान लीजिए यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि 90 के आसपास, अज्यूम कर लेते हैं 90 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। उस केस में उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ मास ऑफ कार इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगी 90 की एमपीएच। अब आप वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में भी रख सकते हो, उस हिसाब से यूनिट चेंज हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा केजी इंटू मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, राइट। जब आप इसको और भी सॉल्व कर लोगे तो वो आएगा न्यूटन मीटर। न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वो आ जाएगा न्यूटन मीटर। और इसको एक वर्ड में बोलना चाहूँ तो इसको हम जूल बोलते हैं, इसको जे से डिनोट करा जाता है, राइट। तो इसका यूनिट होता है जूल। नाउ मूविंग ऑन, ये तो गई काइनेटिक एनर्जी की बात है। वर्क क्या होता है। वर्क इज एनर्जी ट्रांसफर टू ऑब्जेक्ट और फ्रॉम ऑब्जेक्ट थ्रू फोर्स एक्टिंग ऑन इट। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट गिवन है, इस पर आप कोई फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। तो अब इस फोर्स के कारण ये ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पर था, वो मोशन में आएगा, वो मोशन में आया, तो मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ, अगर मैं लेमैन मतलब नॉर्मल डे टू डे लैंग्वेज में जो हम भाषा का यूज़ करते हैं, ठीक है, काम चलाऊ भाषा, लेमैन टर्म्स में अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई वो मूव करने लगा तो उसमें कुछ एनर्जी आ गई है, ठीक है। तो उसमें जो एनर्जी आई है इस फोर्स के कारण, उसी एनर्जी को वर्क बोल देते हैं, ठीक है। तो वर्क इज एनर्जी ट्रांसफर टू ऑब्जेक्ट और फ्रॉम ऑब्जेक्ट थ्रू फोर्स एक्टिंग ऑन इट। मतलब जब कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट होता है उसके कारण जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, उस एनर्जी को बोलते हैं, ट्रांसफर्ड एनर्जी को बोलते हैं वर्क। वर्क एक काइंड ऑफ एनर्जी होती है, आप ऐसा बोल सकते हो। अब ये तो भाई डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला क्या होगा। वर्क इज गिवन बाय क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। इस यहाँ पर हम अभी कांस्टेंट फोर्स की बात कर रहे हैं, वेरिएबल फोर्स के बाद में करेंगे। एक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट एफ डॉट डी, मतलब एफ डी कॉस थीटा, जहाँ पर एफ है फोर्स, डी है डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा इज एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, ठीक है। ये तो हो गया वर्क। वर्क का यूनिट क्या होगा, वर्क का यूनिट भी जूल ही होता है। वर्क क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, आपने देख लिया। अब मैं आपके दिमाग में क्वेश्चन डालना चाहता हूँ जिसका आंसर मैं शायद नेक्स्ट लेक्चर में दूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिले आपको। मान लीजिए आपने इस पॉइंट से स्टार्ट करा, एक आपने सूटकेस उठाया, आप अभी यहाँ पर हो, आपने यहाँ से मूवमेंट चालू करा, आप ऐसे घूमे वापस से इसी पॉइंट पे आ गए, तो आपने वर्क डन कितना करा। क्या आपने कुछ काम करा, आप बोलोगे हाँ काम तो करा है भाई, मैं थक गया हूँ इतना घूम के, मतलब मेरी एनर्जी कम हुई है, मैं कुछ काम तो करी है मैंने। काम की वैल्यू कितनी है भाई, हमारे फिजिक्स के हिसाब से आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, राइट। डिस्प्लेसमेंट जीरो है मतलब वर्क डन जीरो हो जाएगा, एफ डॉट डी। डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क डन जीरो, फिजिक्स तो बोल रहा है वर्क डन जीरो है। तो क्वेश्चन आपके दिमाग में, जिसका आंसर थोड़ी देर में देते हैं या नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको। ये तो हो गया वर्क की बात, एक फोर्स के कारण जो वर्क लगता है। मान लीजिए एक से ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं। पिछला वाली एग्जाम्पल में इस बॉडी पे
अब एक फोर्स नहीं लग रहा है, एक फोर्स इधर भी लग रहा है, एक फोर्स इधर भी लग रहा है, 3 फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो अब इन तीनों फोर्सेस के कारण वर्क डन कितना होगा, इसके 2 मेथड हैं। क्या तो आप पहले इस फोर्स के कारण वर्क निकाल लो, इस फोर्स के कारण वर्क निकाल लो, इस फोर्स के कारण वर्क निकाल लो, तीनों फोर्सेस के कारण वर्क निकाल लो और फिर तीनों को ऐड कर दो। तो इस चीज़ को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आपने इंडिविजुअल फोर्सेस के कारण वर्क निकाला और उन तीनों को ऐड कर दिया तो वो नेट वर्क डन दे देगा, ठीक है। ये एक प्रोसेस हो गई, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। या फिर दूसरी प्रोसेस होती है, आप ऐसा करो, इन तीनों के कारण वर्क नहीं निकालो, आप इन तीनों का पहले इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल दो, ऐसा कुछ आएगा वो। अब इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, वेक्टर एडिशन ऑफ फोर्स, इन तीनों का वेक्टर एडिशन से एक रिजल्टेंट निकाल लो आप, ठीक है। एक बार आपका रिजल्टेंट आ गया तो अब आप क्या करो, मान लीजिए आपका रिजल्टेंट ये आया है, ठीक है, 3 फोर्सेस का रिजल्टेंट ऐसा कुछ आया है। तो अब इस रिजल्टेंट फोर्स को F डॉट डी लगा दो, F रिजल्टेंट का डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ, वो आपको दे देगा नेट वर्क डन। तो इसके 2 मेथड हैं, या फिर पहले इंडिविजुअल फोर्सेस के कारण वर्क डन निकालो और ऐड कर लो, या फिर पहले फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल लो और फिर वर्क डन निकाल लो, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू विल फाइंड वर्क डन इन केस ऑफ मोर देन 1 फोर्सेस। ये तो हो गया। अब एक और स्टेटमेंट देखो आप, ओनली कंपोनेंट ऑफ फोर्स मिसिंग है यहाँ पर, फोर्स दैट इज अलोंग डिस्प्लेसमेंट कैन डू अ वर्क ऑन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स का जो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है वही वर्क डन कर रहा है। कैसे देखते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर वर्क डन क्या है, एफ डी कॉस थीटा। अगर इसको मैं रीअरेंज करूँ, इसको ऐसे लिखूँ, एफ कॉस थीटा इंटू डी लिख सकता हूँ मैं। तो एफ कॉस थीटा क्या होगा, इस फोर्स के 2 कंपोनेंट हो सकते हैं, एक ये और एक ये, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो ये हो गया एफ साइन थीटा, ये हो गया ये हो गया एफ कॉस थीटा, ये हो गया एफ साइन थीटा, राइट। दिस इज एफ कॉस थीटा और दिस इज एफ साइन थीटा। वर्क डन क्या है, एफ कॉस थीटा इंटू डी, मतलब सिर्फ एफ कॉस थीटा के कारण ही वर्क डन हो रहा है, एफ कॉस थीटा और डी के कारण ही वर्क डन हो रहा है, एफ साइन थीटा के कारण कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा है। तो ये यही कह रहा है कि जो कंपोनेंट अलॉन्ग द डिस्प्लेसमेंट है वही वर्क करेगा, और जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट है वो वर्क, उसके कारण कोई भी वर्क नहीं होगा, राइट। तो एफ कॉस थीटा के कारण वर्क होगा, एफ साइन थीटा जो परपेंडिकुलर है उसके कारण कोई भी वर्क डन नहीं होगा। ये यही बताने की कोशिश कर रहा है। अब आपने वर्क भी पढ़ लिया, आपने काइनेटिक एनर्जी पढ़ ली, आपने देखा दोनों का यूनिट जूल है। इसके मैं डेरिवेशन में नहीं जाऊँगा क्योंकि क्रैश कोर्स हमारा रिविजन है ये, तो डेरिवेशन में नहीं जाऊँगा। लेकिन हाँ भाई, एक दोनों को रिलेट करते हुए एक थ्योरम होती है वर्क एनर्जी थ्योरम, वो बोलती है फॉर अ पार्टिकल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब वर्क डन फॉर अ पार्टिकल इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, आपने उसको यहाँ से यहाँ मूव करा, ठीक है, तो उस पर जो वर्क डन होगा वो होगा जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर होगी फाइनल माइनस जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर होगी इनिशियल, ठीक है। उसकी कुछ वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर। तो दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। नाउ मूविंग ऑन, अभी वर्क डन कैसे कैलकुलेट करना है, इतनी सारी थ्योरी पढ़ ली, थोड़ा बहुत एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट कोई बॉल ही है, मान लीजिए ये एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, कोई बॉल है, ठीक है, वो यहाँ से मूव करके यहाँ पर आई है, उसने डी डिस्प्लेसमेंट कवर करा है, उस पर फोर्स क्या लग रहा है, उस पर फोर्स लग रहा है बस ग्रेविटी के कारण। तो वो बोल रहा है वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स बताओ, वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स क्या होगा, एफ डॉट डी, ठीक है, मतलब वर्क और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, वो क्या होता है एफ डी कॉस थीटा एम जी इंटू डी इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स, यही हमने लिखा है। दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट वर्क जहाँ आपको कांस्टेंट फोर्स दिया हो। अब मान लो फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स कांस्टेंट कब नहीं होता है, फोर्स कांस्टेंट तब नहीं होता है जब जैसे मान लीजिए स्प्रिंग का केस है, एग्जाम्पल ले लो आप, ये स्प्रिंग है कोई, ठीक है, एक और अच्छे से थोड़ा बना देते हैं, ठीक है, ये कोई स्प्रिंग है और इससे कोई बॉक्स अटैच्ड है ऐसे, ठीक है। अब आप देखो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स इज गिवन बाय के एक्स, राइट, स्प्रिंग फोर्स इज गिवन बाय के एक्स। अब ये के एक्स जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो क्या होगा, अगर स्प्रिंग आपकी एलोंगेट हो रही है, ठीक है, अगर स्प्रिंग आपकी एलोंगेट हो रही है तो के एक्स इस साइड लगता है, स्प्रिंग आपकी कंप्रेस हो रही है तो के एक्स दूसरे डायरेक्शन में लगता है। तो
वर्क डन बाय, पहले बात वेरिएबल फोर्स इज गिवन बाय एफ एक्स डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन। इसको थोड़ा वैल्यू से समझने की कोशिश करते हैं, जल्दी समझ में आएगा। एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कैसे, के एक्स क्या है, एक्स पे डिपेंडेंट है फोर्स, एक्स क्या है, एक्स एलोंगेशन है कंप्रेशन, अगर एक्स कंप्रेशन है तो फोर्स लगेगा के एक्स इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो भाई ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है, जैसे जैसे एक्स बढ़ते आएगा वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ते जाएगा। तो इस वर्क डन क्या होगा, के एक्स डॉट डी एक्स और उसका इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2। मान लीजिए उसका एक्सपेंशन x1 से x2 तक हो रहा है, तो x1 इसलिए x1 से x2 हमने लिमिट पुट कर दी है। और नेगेटिव साइन किस लिए, नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके ऑपोजिट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ध्यान से देखिए, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, अगर मान लीजिए एलोंगेशन हो रहा है स्प्रिंग का, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, राइट। स्प्रिंग एलोंगेट हो रही है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन अलग है, इसलिए नेगेटिव साइन। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलग है तो नेगेटिव साइन आ जाता है, ठीक है। ये रटने की जरूरत नहीं है, तो आप साइन कन्वेंशन से भी देख सकते हो। अब पावर क्या होती है, वर्क डन ड्यू टू फोर्स, पावर ड्यू टू फोर्स इज रेट एट विच फोर्स डज वर्क ऑन ऑब्जेक्ट। मतलब सिंपल भाषा में रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, dw/dt होती है पावर, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन dw/dt, w को मैं लिख देता हूँ f डॉट डी, तो f कांस्टेंट है, कांस्टेंट फोर्स की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। तो f बाहर आ जाएगा तो dd/dt हो जाएगा। यहाँ पर d क्या है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम वेलोसिटी हो जाएगा, तो f डॉट v आ जाता है। पावर इज गिवन बाय f डॉट v। पावर का यूनिट क्या होगा, पावर का यूनिट होता है जूल पर सेकेंड, चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन विच इज़ गिवन बाय वॉट, ठीक है। पावर का यूनिट होता है वॉट। अब ये बोल रहा है सेकंड स्टेटमेंट देखो आप, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एट, इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एट ऑल इंस्टेंट वर्क डन बाय फोर्स इज जीरो। ये हम पहले भी देख चुके हैं भाई, अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, मतलब वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा, तो वर्क डन बाय फोर्स जीरो हो जाएगा, राइट। हम देख चुके हैं एफ साइन थीटा के कारण कोई वर्क डन नहीं होता, सारा फोर्स एफ कॉस थीटा के कारण होता है। अगर इसका एग्जाम्पल समझने की कोशिश करें तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मान लीजिए भाई आपके पास कोई स्ट्रिंग है, आपने उस पर कोई एक वेट अटैच कर दिया है, ठीक है। ऐसा एक वेट अटैच, आपने उस पर एक ऐसा वेट अटैच कर दिया है, मतलब स्प्रिंग में आपने एक बॉल बांध दिया और उसको आपने ऐसे घुमा दिया है, तो अब क्या होगा, स्प्रिंग घूमेगी। अब जब स्ट्रिंग घूमेगी, नॉट स्प्रिंग, स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग में आपने एक धागा लिया, धागे में बॉल अटैच कर घुमा दिया, सर्कल में घूमेगी। अब धागे में जो टेंशन लग रहा है वो ऐसा लगता है, ठीक है, टूवर्ड सेंटर लगता है, टेंशन इज टूवर्ड सेंटर, अगर ये सेंटर है और ये घूम ऐसा रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो ऐसी होती है, टेंजेंशियल होती है। टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, मतलब परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस केस में कोई भी वर्क डन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो अगर ऐसा कोई भी आपको एग्जांपल मिले जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हैं, तो उस केस में कोई वर्क डन नहीं होता, उस केस में कोई पावर नहीं होती है, ठीक है। अभी तक तो हमने वही वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा, हम एक बॉडी पे फोर्स लगा देते हैं। मान लीजिए एक से ज़्यादा बॉडी है, सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस पर कैसे पढ़ेंगे। मान लीजिए कभी आपने बचपन में चुंबक से खेला हो, मैग्नेट से खेला हो, तो मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल करती हैं, अगर ऑपोजिट पोल होता है तो अट्रैक्ट करती हैं। तो अभी के केस में मैं मान रहा हूँ ऐसे दो पार्टिकल हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये इस पर अट्रैक्शन फोर्स कुछ एफ लगा रहा है, अब और ये भी इस पर कुछ फोर्स एफ लगा रहा है। ये फोर्स कितना होगा, ये फोर्स इसी फोर्स, ये पहले वाले फोर्स के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन। तो इंटरनल अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं और जो इक्वल मैग्नीट्यूड है एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, ठीक है। ये हमको गिवन है। अब बोल रहा है इस पर वर्क डन आप निकालो, इस पर वर्क डन निकालते हैं। पहले इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इस केस को। भाई इनिशियली ये दोनों बॉडीज रेस्ट पे थी, सही बात है, पॉइंट नंबर 1 सही है, दोनों बॉडी रेस्ट पे थी। थोड़ी देर बाद म्यूचुअल अट्रैक्शन हुआ, दोनों में कुछ फोर्स लगा, दोनों का मूवमेंट चालू हुआ, दोनों में कुछ वेलोसिटी जनरेट हुई, दोनों की कुछ काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। हाँ, कितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर, जहाँ पर m1 और v1 एक बॉडी के लिए, m2 और v2 सेकेंड बॉडी के लिए मास और वेलोसिटी है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो कुछ काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, ठीक है, मतलब कुछ वर्क डन हुआ, क्योंकि बिकॉज वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कुछ पॉजिटिव वर्क हुआ उस पर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल ज़्यादा है। अब लेकिन वर्क डन होता है एफ डॉट डी। इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स इज जीरो, क्योंकि F1 और F2 ऑपोजिट हैं
इक्वल भी हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो नेट फोर्स इस पूरे सिस्टम पे 0 है। लेकिन तब भी इस पूरे सिस्टम पे कुछ वर्क हो रहा है, क्यों? ये वर्क क्यों हो रहा है समझने की कोशिश करते हैं। भाई नेट फोर्स 0 है तो एफ डॉट डी से फोर्स 0 है, नेट वर्क डन पूरे सिस्टम पे 0 हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फार्मूला एक सिंगल बॉडी के लिए वैलिड है। अब हम उसी फार्मूले को दोनों एक बार इस पर लगाएंगे, एक बार इस पर लगाएंगे और फिर ऐड कर देंगे। हमने देखा है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वैलिड होता है वर्क डन के केस में। फिर देखते हैं क्या कुछ वर्क डन आ रहा है। अगर उस केस में भी वर्क डन 0 आ रहा है तो मतलब हमने जो भी मैंने आपको बताया वो गलत है। लेकिन अगर उस केस में भी कुछ वर्क डन आ जाता है, पॉजिटिव वर्क डन आ जाता है, इसका मतलब है हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। इसके कारण वर्क डन कितना होगा? इसके कारण वर्क डन होगा एफ डॉट डी, ठीक है। कॉस थीटा दोनों केस में 0 ही है अभी फिलहाल तो एफ डॉट डी। एफ फोर्स किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो एफ डॉट डी इसके कारण वर्क डन हो गया। अब आइए सेकंड बॉडी की बात करते हैं। ये सेकंड बॉडी है, इसमें वायलेट, इसमें फोर्स किस डायरेक्शन है? इस डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। इस पर भी कुछ वो वर्क हो गया। इन दोनों को अगर अब मैं ऐड कर दूँ तो नेट वर्क आ जाएगा। अब ध्यान से गौर से देखने की बात यह है कि इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में, वर्क डन पॉजिटिव है। इसमें भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में, तो वर्क डन इसमें भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। दोनों पॉजिटिव वर्क डन को ऐड करोगे तो कुछ पॉजिटिव वर्क डन आ रहा है, जो कि हमने काइनेटिक वर्क एनर्जी वो हाफ एम वी स्क्वायर वाले थ्योरम से भी देखा था कि वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से भी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि बाद में कुछ काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कुछ पॉजिटिव आया था। अभी भी हमने देखा पॉजिटिव आया है। इसका मतलब हमने जो पढ़ा है वो सही है, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बताया है वो दोनों चीज़ें एक दूसरे को वेरीफाई कर रही हैं। ऐसे ही आप फिजिक्स पढ़ लीजिए करें, अगर आपको एक मेथड समझ में नहीं आता आप दूसरा लगा के देखिए, तो ऐसे में क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपने गलती कहाँ करी है, आपके सोचने की एबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यही बोल रहा है, बिकॉज ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस ऑल्दो सम ऑफ बोथ फोर्सेस 0। सम ऑफ बोथ फोर्सेस 0 है, लेकिन सम ऑफ वर्क डन बाय बोथ फोर्सेस इज नॉट 0। लेकिन सम ऑफ वर्क डन बाय बोथ फोर्सेस इज नॉट 0 एज डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिट एंड वर्क डन एज डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिट एंड वर्क डन बाय बोथ इज एडेड। क्योंकि दोनों का डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस पर, ठीक है। तो वर्क डन दोनों के केस में ऐड हो जाता है। और उसको हमने वर्क एनर्जी थ्योरम से भी देखने की कोशिश की थी, वो भी हमने वेरीफाई कर लिया था। तो थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने काइनेटिक एनर्जी और वर्क के बारे में पढ़ा, हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा, सिस्टम पर वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगाते हैं वो देखा। हमने देखा भाई परपेंडिकुलर, अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स परपेंडिकुलर होता है तो वर्क डन 0 होता है। हाँ, एक क्वेश्चन मैंने आपके दिमाग में डाल दिया था, वो घूमने वाला। अगर आप घूम के वहीं से आते हो तो आप थक तो जाते हो, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से वर्क डन 0 है। तो आप सोचिए, इसको हम थोड़े से अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और डिटेल में, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे।